हेलो डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग कीप गोइंग के इस सफ़र में आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हमारे कंटिन्यू टॉपिक अमलगमेशन पर हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल नए फॉर्मेट के साथ हम बात कर रहे हैं। और इस सफ़र में मैं आपकी गाइड डॉक्टर विनीता अरोड़ा जो आज बात कर रही हैं हमारी ई क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अमलगमेशन इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, नेचर ऑफ परचेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ परचेज में किस तरह से ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस अमलगमेशन के पूरे मैटर का, इस पर हम आज अपनी ई क्लास में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सिंपल रिकॉल मैं आपके सामने जरूर लूंगी हमारे टॉपिक में, जो कि हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ परचेज की, ट्रांसफरी कंपनी की। देखिए, आज तक जो हम बात करते आए हैं उसमें दो पक्षकार हैं, दो पार्टीज हैं, और ये दो पार्टीज कौन कौन सी है। देखिए, अमलगमेशन के इस चैप्टर में दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर कंपनी और एक परचेजर कंपनी। यानी अमलगमेशन में जिसमें एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है, जिसे हम ओल्ड कंपनी भी कह सकते हैं, न्यू कंपनी भी कह सकते हैं, या फिर ट्रांसफरर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ट्रांसफरर और ट्रांसफरी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया भी था। ओल्ड का ओ और ट्रांसफरर का ओ, इट मीन्स द ओल्ड कंपनी एंड द ट्रांसफरर कंपनी आर द सेम। नाउ हियर ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी का ई और न्यू का ई, तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि सेलर कंपनी ओल्ड कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी बिल्कुल सेम है, और इसी तरह से परचेजर कंपनी न्यू कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी सेम है। यानी अमलगमेशन में दो कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज हो सकती है, जिसमें एक पार्टी तो कंपनी बेच रही है और दूसरी कंपनी खरीद रही है। तो इस तरह से यहाँ पर इस अमलगमेशन के कंप्लीट इशू में यदि हम बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एप्लीकेबल। और यहाँ मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यदि हम इंड एएस की बात करते हैं गाइस, इंड एएस की बात करें तो इंड एएस 103 एप्लीकेबल होगा। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जिसमें अमलगमेशन से रिलेटेड कई बातें की गई है। इसीलिए यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात की जाए, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर अमलगमेशन, इट इज AS 14, एंड विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS इज एप्लीकेबल फॉर अमलगमेशन, इट इज इंड AS 103, इट इज फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। नाउ, क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को लेकर बात करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो दो तरह के मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं AS 14 में। यदि आप अमलगमेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट इज द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द सेकंड इज द परचेज मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या हितों की एकत्रीकरण विधि वहां पर यूज में होती है जहां पर नेचर ऑफ मर्जर है, यानी जहां मर्जर टाइप का अमलगमेशन है। और परचेज मेथड वहां यूज में किया जाता है जहां पर परचेज टाइप का अमलगमेशन है। अब इन अमलगमेशन में क्या डिफरेंस है ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। नाउ जस्ट अ सिंपल रिकॉल, कुछ कंडीशंस मैं आपको दे चुकी हूँ। वो है कि नेचर ऑफ मर्जर तब कहलाएगा जब नई कंपनी पुरानी कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रही हो, और सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ले रही हो। बुक वैल्यू इन द सेंस जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू पर सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ली जा रही है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की। नाउ द सेकंड पॉइंट और द थर्ड पॉइंट, 90% शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर बने। इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन द टाइप ऑफ द मर्जर 90% शेयर होल्डर्स ट्रांसफरी कंपनी यानी नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने चाहिए। नाउ सेम बिजनेस कैरिड ऑन, सेम बिजनेस
मान लीजिए यदि पुरानी कंपनी या सेलर कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस है, तो जब मर्जर टाइप का अमलगमेशन है और इसमें ट्रांसफरी कंपनी उस टेलीकॉम बिजनेस को ही कंटिन्यू करती है, मींस यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में ही किया जाएगा। यदि ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे। कुछ इस तरह से ये कंडीशन सेट होंगी तो ही नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। यदि ये कंडीशंस नहीं होती है, यानी किसी तरह का फुल एक्विजिशन नहीं है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, परचेजर कंपनी जो एसेट जो लाइबिलिटी समझ में आती है उन्हीं को ही लेती है, तो ये नेचर ऑफ परचेज है। लेकिन एग्रीड वैल्यू पर लेगी, बुक वैल्यू पर भी नहीं लेगी। एग्रीड वैल्यू इन द सेंस जो उसको लगता है कि ये सही वैल्यू है पर्टिकुलर किसी एसेट की या पर्टिकुलर किसी लाइबिलिटी की। सो इट इज नॉट कंपल्शन कि बुक वैल्यू पर ही लिया जाए। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन में या किसी क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू नहीं दी गई हो तो हम बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन इज दैट एट द एग्रीड वैल्यू। किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है कि सभी शेयर होल्डर्स या 90% शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बने, इसी तरह से सेम बिजनेस कैरिड आउट हो, ये भी जरूरी नहीं है। और साथ ही परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर में भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी हो सकता है, डिबेंचर्स में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है। तो गाइज ये एक शॉर्ट मैंने रिव्यू आपके सामने रखा है। यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड मेरे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड हमें ट्रांसफरर कंपनी यानी ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी दोनों में ही जर्नल एंट्रीज करनी होगी। इसके सारे वीडियोस मेरे यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। यहाँ पर भी जब हम परचेज मेथड में बात करते हैं, ये क्वेश्चन देखकर आपको पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ परचेज है, नेचर ऑफ परचेज है या नेचर ऑफ मर्जर है। तो नेचर ऑफ मर्जर से रिलेटेड ओल्ड कंपनी के किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे और न्यू कंपनी के किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, ये आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसी तरह से परचेज मेथड में यदि ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी की बात की जाए तो ट्रांसफरर कंपनी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसमें आपको सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो पहले आप इन्हीं सारे वीडियोस को गो थ्रू करें, उसके बाद जो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इफ देयर इज द नेचर ऑफ परचेज। यस गाइज, तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। सबसे पहले यदि हम नेचर ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं तो नेचर ऑफ परचेज क्या है ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो गिवन कंडीशन है उनमें से सभी या कोई एक फुलफिल नहीं हो रही है तो ये नेचर ऑफ परचेज है। और ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, यानी परचेजर कंपनी की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस होता क्या है, सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू होता है। देखिए, परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो रहा है, ये चीज परचेज कंसिडरेशन के मामले में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओल्ड कंपनी है या ट्रांसफरर कंपनी है और न्यू कंपनी है जो कि ओल्ड कंपनी के बिजनेस को परचेज कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड कंपनी यानी सेलर कंपनी किसी एक कंसिडरेशन पर अपना बिजनेस नई कंपनी को बेचेगी। जैसे अभी रिसेंट में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है कुछ गिवन अमाउंट के थ्रू, तो ये परचेज कंसिडरेशन जरूर डिसाइड होगा। यदि अमलगमेशन है तो इस अमलगमेशन में यदि किसी तरह के बिजनेस परचेज की बात हो रही है तो ये परचेज कंसिडरेशन कहलाता है। तो जैसे ही बिजनेस परचेज का कंप्लीट प्रोसीजर होता है तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होता है। और परचेज कंसिडरेशन फिलहाल हम ड्यू कर रहे हैं। देयर इज नाउ, अभी किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं तो देखिए हमें डेबिट क्या करना होगा, क्योंकि हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्रेडिट क्या करें,
क्योंकि हमने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की बात की हुई है। यदि आपको कुछ रिकॉल है तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमें लिक्विडेटर अपॉइंट करना होगा। ट्रांसफरर कंपनी या ओल्ड कंपनी जिसे कि लिक्विडेट होना होगा, समापन होना होगा, वाइंड अप होना होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा जो कि उसकी एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। या ऐसी कंडीशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज जो परचेजर कंपनी द्वारा ले ली गई है वो तो परचेजर कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी, जिसके लिए हम आपको जर्नल एंट्रीज भी देंगे। लेकिन रिमेनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए सारे सेटलमेंट लिक्विडेशन से रिलेटेड करने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो फिलहाल ये जो नई कंपनी है, ये जो ट्रांसफरी कंपनी है, ये परचेज कंसिडरेशन फिलहाल लिक्विडेटर को देने के लिए काम करेगी। तो यहां पर 2 हम कर देते हैं, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी को ही लिक्विडेटर अपॉइंट करना होगा। तो ये ट्रांसफरर कंपनी के लिक्विडेटर को हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दिया है। फिलहाल हमने ड्यू किया है, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। परचेज कंसिडरेशन ये आपको पता है कि हम इक्विटी शेयर में भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में भी दे सकते हैं, डिबेंचर्स भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के नाम पर। हमारी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं और अगली एंट्री हमारी टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को यदि ले लिया जाता है, ध्यान से समझिएगा इस एंट्री को, बहुत ही समझने वाली बात यहां मैं आपको बताना चाहती हूं। यदि पूरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड हम क्या एंट्री करेंगे? जो भी एसेट ली जा रही है, क्योंकि अब एसेट से हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है। नाउ यू आर एज द अकाउंटेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, आप नई कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं, तो नई कंपनी की बुक्स में काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने पुरानी कंपनी या सेलर कंपनी को परचेज किया, तो उसकी जो एसेट्स हमने टेकिंग ओवर किया है, तो उस एसेट से हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ गई। तो एसेट्स बढ़ गई तो हमें यहां पर एसेट्स अकाउंट को डेबिट करना होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट का पर्टिकुलर हर एक एसेट का नाम आपको यहां पर देना होगा, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, वट एवर एसेट्स हैज बीन टेकन ओवर बाय द परचेजर कंपनी। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। इसी तरह से कुछ लाइबिलिटीज भी ली होंगी, तो ये लाइबिलिटीज हमने यहां पर क्रेडिट कर दी, क्योंकि हमारी क्रेडिट बैलेंस यहां पर बढ़ गया है। तो सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लाइबिलिटीज। मान लीजिए हम एक केस लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम नेट वर्थ क्या है इस कंपनी का। मान लीजिए एसेट थी 10 लाख की और लाइबिलिटीज थी 6 लाख की। तो यहां पर नेट वर्थ क्या हुआ, आप सभी अच्छे से जानते हैं, नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो इस कंपनी का, यानी जो सेलर कंपनी है जिसे हमने खरीदा है, उस कंपनी का नेट वर्थ हुआ 4 लाख। 4 लाख हुआ। नाउ हमने परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड किया है? मान लीजिए ये परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि हमें यहां पर अब परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना, परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री करनी होगी। मान लीजिए हमने परचेज कंसिडरेशन हमने लिया है 5 लाख रुपए का। तो देखिए यहां पर मैं बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूं। ये बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? सिंपली यहां ऊपर आप देखिए बिजनेस परचेज अकाउंट को जो मैंने डेबिट किया था, इस बिजनेस परचेज अकाउंट के डेबिट को रिवर्स इंपैक्ट देने के लिए, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमें करना है। हमने यहां पर देखा कि कंपनी का नेट वर्थ कितना है, उस नेट वर्थ के कंपैरिजन में हमने यहां पर कितना अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का डिसाइड किया है। तो ये परचेज कंसिडरेशन का हम यहां पर डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो बिजनेस परचेज की एंट्री होने वाली है, ये परचेज कंसिडरेशन से होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे तो जनरली जो बुक्स में दिया हुआ होता है वो ये कि यहां से बिजनेस परचेज कैंसिल, यहां से बिजनेस परचेज कैंसिल हो जाए और इस तरह से केवल लिक्विडेटर के नाम से ही यहां पर एंट्री कर दी जाए, यानी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज
टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन कंप्लीट बैकग्राउंड को मुझे बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये दोनों एंट्रीज बताई है। आप चाहें तो सिंपली फर्स्ट एंट्री टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटी के नाम से कर सकते हैं, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के नाम से कर सकते हैं। लेकिन पहले परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ है जो हमने पहली एंट्री में आपको बताया है। इसी तरह से यहाँ पर फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ली गई है जिसमें हमने देखा है कि नेटवर्थ कंपनी की कितनी है और उस नेटवर्थ के कंपैरिजन में हमने कितना परचेज कंसिडरेशन देना डिसाइड किया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था कि हम 10 लाख की तो एसेट है, 6 लाख की लाइबिलिटीज है और ऐसी कंडीशन में हमारी नेटवर्थ उस कंपनी की जो है वो 4 लाख की है, लेकिन हमने परचेज कंसिडरेशन तो 5 लाख का डिसाइड किया है, तो ये 1 लाख हमने ज्यादा दिया है। देखिए यहाँ पर 6 और 5 11, लेकिन यहाँ पर तो 10 ही है डेबिट जो है। तो ये जो 1 लाख हमने ज्यादा दिया है ना गाइस, वो किस चीज का दिया है? उस कंपनी की कोई गुडविल है, कोई ब्रांड है, उस वजह से हमने इसका 1 लाख रुपए ज्यादा दिया है। ये जनरली बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अब थोड़ा सा मैं रिवर्स इंपैक्ट देती हूँ। रिवर्स किस तरह से देखिएगा, अब मैं आपको सेकंड केस बताती हूँ। सेकंड केस में क्या, हमारी एसेट तो 10 लाख की है, लाइबिलिटीज हमारी 6 लाख की है और इसी तरह से बिजनेस परचेज मान लीजिए हमारा हुआ है 8 लाख का। सॉरी, बिजनेस परचेज हुआ है हमारा 2 लाख का। तो देखिए यहां पर तब बैलेंसिंग फिगर गुडविल का तो नहीं बचेगा। हमारी नेटवर्थ 4 लाख थी, 10 लाख में से 6 लाख गए, नेटवर्थ 4 लाख थी और हमने इस बिजनेस को 2 लाख में ही परचेज कर लिया, 2 लाख में ही परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हो गया। तो गाइस 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमारे पास। और ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो है नहीं, नॉर्मली तो होता नहीं है, तो इसलिए ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट तो नहीं है गाइस। तो ये क्या है? एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहती हूं, यदि डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो ये हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है ये उस पुरानी कंपनी यानी सेलर कंपनी की गुडविल के तौर पर किया है। और यदि हमने परचेज कंसिडरेशन उसकी नेटवर्थ से कम का हुआ है, दैट मीन्स हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कैपिटल गेन कहलाता है और ये कैपिटल रिजर्व के नाम से शो किया जाएगा। यानी 2 लाख का कैपिटल रिजर्व हो गया बैलेंसिंग फिगर। ध्यान रखिएगा हमारे इन दोनों ही केस को, ये हमें आगे और काम आने वाले हैं। आई होप इस कंप्लीट एंट्री को आप समझ चुके होंगे। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, परचेज कंसिडरेशन से। नाउ अब ये चीज डिसाइड हो रही है नेटवर्थ के कंपैरिजन में हमने परचेज कंसिडरेशन कितना पेमेंट किया है। यदि हमने नेटवर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा परचेज कंसिडरेशन दिया है, मींस हमने गुडविल का पेमेंट किया है, उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू का पेमेंट किया है। और यदि हमने कम पेमेंट किया है यानी हमें हुआ है कुछ प्रॉफिट और ये है कैपिटल प्रॉफिट जिसे कैपिटल रिजर्व के नाम से क्रेडिट कर दिया गया है। ऑल द प्रॉफिट्स मस्ट बी इन क्रेडिट साइड। तो ये हमारी कंप्लीट एंट्री और उसका कंसेप्ट हुआ। नाउ अगली एंट्री पर चलते हैं गाइस। जैसा कि मैंने कहा कि अब हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट तो करना होगा, तो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट की बात करते हैं। और पेमेंट के लिए आपको अच्छे से पता है क्योंकि हमारा फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज यहां पर और फर्स्ट एंट्री में हम देखें तो देखिएगा बिजनेस परचेज हमारा यहां पर कैंसिल हो गया। तो अब परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड हमारे पास एक ही अकाउंट बचा है और वो अकाउंट है लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को अब हमें यहां पर पेमेंट करना होगा। पहली एंट्री में हमने ड्यू किया था और अब अब थर्ड एंट्री जो हम ले रहे हैं जिसमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करवा रहे हैं। तो पेमेंट करते वक्त क्या होगा? डेबिट क्या करना होगा? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, भाई इसे ही पेमेंट करना है और हमें अकाउंट भी तो रिवर्स करना होगा। वहां हमने पहली एंट्री में इसे क्रेडिट किया था, अब क्योंकि पेमेंट हो रहा है तो इसे रिवर्स इंपैक्ट देने के लिए हमने इसे डेबिट कर दिया।
अब ये परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में पेमेंट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा इक्विटी शेयर में पेमेंट हो सकता है। भाई देखिए इक्विटी शेयर में है तो हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा डिबेंचर्स भी हो सकता है, और इसके अलावा कैश भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में जिस तरह से, जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में आपको पेमेंट करना कहा गया है उस फॉर्म में आपको पेमेंट करना होगा। कई बार डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इश्यू किए जाते हैं तो डेबिट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नाउ इस तरह से परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हो जाए तो अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहती हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री के साथ, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। देखिए अब ये होता क्या है, स्टैच्यूटरी रिजर्व है क्या, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वैधानिक संचय। ऐसे संचय जो कि लॉ ने कहा है कि आपको मेंटेन करने हैं, इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इट। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ दे रही हूँ, इसके अलावा कई और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कई सारे ऐसे रिजर्व्स हो सकते हैं जिसे लॉ के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आपको मेंटेन करने हैं। मान लीजिए जैसे 5 साल के लिए आपको मेंटेन करने हैं, तो अब होता क्या है, 2 साल निकल गया, क्योंकि पुरानी कंपनी या सेलर कंपनी तो इन स्टैच्यूटरी रिजर्व्स को मेंटेन कर ही रही थी, लेकिन अब 2 साल बाद अमलगमेशन हो गया, यानी परचेज कर लिया, बिजनेस को परचेज कर लिया किसी दूसरी कंपनी ने। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि लॉ की तो रिक्वायरमेंट है, लॉ ने तो कहा है कि भाई आपको 5 साल तक मेंटेन करना है, तो अब इट इज द लाइबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, न्यू कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब इन स्टैच्यूटरी रिजर्व को रिमेनिंग ईयर्स के लिए अपनी बैलेंस शीट में इसे मेंटेन करना होगा। देखिए ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट में यहाँ पर ये सारे रिजर्व्स दिए गए होंगे। अब ये न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में भी लीगल बाउंडेशन आएगा कि ये सारे के सारे रिजर्व्स जो कि स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं वो कि नई कंपनी की बैलेंस शीट में भी शो होने चाहिए। तो यही ये पॉइंट कह रहा है, रिकॉर्डिंग द स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना ही होगा नई कंपनी को, तो नई कंपनी को लेना होगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, अब ये एग्जाम्पल यदि आपको दिखते हैं सेलर कंपनी या पुरानी कंपनी के बैलेंस शीट में तो आपको समझ जाना होगा, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा या नहीं लिखा हो कि ये वैधानिक संचय है, ये स्टैच्यूटरी रिजर्व है, लेकिन आपको इन एग्जाम्पल मोर और लेस ये कुछ एग्जाम्पल्स ही रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें फॉलो किया है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व यदि आता है या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आता है या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आता है तो आप समझ जाइए ये स्टैच्यूटरी रिजर्व है और इसे नई कंपनी को लेना ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो रिजर्व्स के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसलिए टू स्टैच्यूटरी रिजर्व तो क्रेडिट करना ही होगा। अब डेबिट क्या करें, डेबिट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ तो हमें चाहिए ही होगा, तो हमने एक फेक अकाउंट ऐसे ही खोल दिया और वो अकाउंट जस्ट इतना ही है कि अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज सिंपल। जब ये रिजर्व्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, तो इसकी रिवर्स एंट्री करके इस अकाउंट को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी अमलगमेशन एडजस्टमेंट एक ऐसा ही इमेजिनरी या फेक अकाउंट खोल लिया गया है, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर बैलेंस करना था। क्रेडिट तो हमारा हो गया, डेबिट करने के लिए यहाँ कुछ बैलेंस करना था, इसीलिए हमने एंट्री कर दी फाइनली अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं और अगली एंट्री कुछ इस तरह से। अगली एंट्री में हम बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पर डिबेंचर्स दिखाए गए होते हैं। अब नई कंपनी ये कहती है कि ओके हम इन डिबेंचर होल्डर्स को तो नहीं ले रहे, लेकिन इन डिबेंचर होल्डर्स को हमारी कंपनी के नए डिबेंचर्स लेने होंगे।
तो ये नए डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं, यानी पुराने डिबेंचर्स तो कैंसिल कर दिए जाएंगे और इसके बदले में नए डिबेंचर्स यहाँ इशू कर दिए जाएंगे, जो ये नए डिबेंचर्स इस नई कंपनी के डिबेंचर्स होंगे। तो देखिए ऐसी स्थिति में यदि क्वेश्चन में इस तरह की भी एडजस्टमेंट गिवन हो तो आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है, पुराने डिबेंचर्स तो कैंसिल करने हैं। पुराने डिबेंचर्स का बैलेंस है क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करने के लिए डेबिट इंपैक्ट दीजिए, रिवर्स इंपैक्ट दीजिए, तो हमारी एंट्री होगी ओल्ड डिबेंचर्स। ओल्ड डिबेंचर्स की जगह आपको अच्छे से पता है यहाँ पर परसेंटेज लिखने होंगे, 10% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, वॉट एवर टाइप ऑफ डिबेंचर्स इज एग्जिस्टिंग इन ओल्ड कंपनी बैलेंस शीट टू न्यू डिबेंचर। जो नई कंपनी के डिबेंचर्स हैं, चाहे वो 10% डिबेंचर हो, 12% डिबेंचर्स हो, 15% डिबेंचर्स हो, उसके परसेंटेज के साथ आपको लिखना होगा ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर। कई बार ऐसा होता है कि इन पर प्रीमियम दे दिया जाता है, तो यदि प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा, और या कई बार डिस्काउंट पर इश्यू किया जाता है तो आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से यहां पर डेबिट भी करना होगा। इट डिपेंड्स कि नए डिबेंचर पार पर इशू किए गए हैं, प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, या फिर डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। इट डिपेंड्स। तो गाइस हमारी जर्नल एंट्री जो बनती है ओल्ड डिबेंचर टू न्यू डिबेंचर विद एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम एंड द डिस्काउंट। एंड द लास्ट वन एंट्री गाइस, पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इफ डन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज भी करता है और इसके बारे में मैं आपको क्लियर कंसेप्ट बता देना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाला मैटर तभी खुलेगा जबकि इसका पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी द्वारा किया गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, यदि ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं किया है, ट्रांसफरर कंपनी ने किया है, तो इससे रिलेटेड एंट्री ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में कर दी जाएगी। लेकिन यदि ट्रांसफरी कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इस तरह के एक्सपेंडिचर करती है, तो देखिए हमारी एंट्री क्या बनती है। एंट्री बहुत ही सिंपल और वो कुछ इस तरह से, गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसा भी किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई यहां पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का तो नाम ही नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वो पैसा, जब ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो कि लिक्विडेटर को दिए जाएंगे या लिक्विडेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, वो यदि नई कंपनी उठा रही है तो देखिए गुडविल कब लिखा जाएगा, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया था कि 1 लाख रुपए का उसका गुडविल जनरेट, 1 लाख रुपए का जो पेमेंट किया गया है ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, वो गुडविल का यानी ब्रांड वैल्यू का किया गया। अब मान लीजिए 50,000 का हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी देना पड़ा, तो यानी टोटल हमने गुडविल के नाम पर 1 लाख प्लस 50,000 रुपए खर्च किए हैं, यानी टोटल 1.5 लाख खर्च हुआ है। इसलिए यहां पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का नाम नहीं आया है। मान लीजिए हमारी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 2 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि नेटवर्थ तो 4 लाख की थी और हमने केवल 2 लाख का ही परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया। तो ये जो 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, ये 2 लाख का एक्चुअली कैपिटल प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आपने 50,000 रुपए का तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पूरे कर लिए, यानी 2 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ है। यहाँ पर 50,000 का पेमेंट करने के बाद अब फाइनली हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, यानी जो हमारा कैपिटल रिजर्व जो फाइनल बता रहा होगा, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट था ऊपर, यहाँ पर हमने कैपिटल रिजर्व डेबिट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस किया है। गुडविल वहां ऊपर डेबिट था, यहाँ पर गुडविल डेबिट ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस किया है। तो फाइनली जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख का नहीं है, 50,000 के हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया और फाइनली 1.5 लाख का पेमेंट हमने फाइनली प्रॉफिट के रूप में हुआ है। तो गाइस इस तरह से ये 6 जर्नल एंट्रीज आपको करनी होगी यदि हम ट्रांसफरी कंपनी के रूप में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफरी कंपनी की ही, नेचर ऑफ परचेज की ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो गाइस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।